नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग पुनः इस वीडियो के माध्यम से बिहार में 7वें चरण के अंतर्गत जिन शिक्षकों की बहाली की जाएगी वह अब नए नियमावली के तहत की जाएगी। अर्थात यह नियमावली 2023 में जो बनेगी उसके अंतर्गत की जाएगी। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इस बात की चर्चा करेंगे कि पुराने नियमावली के तहत जिन शिक्षकों की बहाली हुई थी, यानी कि पुराना जो नियमावली है और उसके बाद जो नई नियमावली बनाई जाएगी तो उसमें क्या परिवर्तन होगा, क्यों पुराने नियमावली को विलोपित किया गया, अब नए नियमावली के तहत ही शिक्षकों की बहाली क्यों की जाएगी। इसके साथ साथ पुराने नियमावली उसके बाद नए नियमावली में दोनों में क्या विभिन्नताएं होगी, इस बात की चर्चा करने वाले हैं। पहले यह नियुक्ति यानी कि 7वें चरण से पहले की बात की जाए तो यह नियुक्ति पंचायत और नगर निकायों के तहत की जाती थी, यानी कि कुल 9,222 नियोजन इकाइयों के माध्यम से पंचायत और नगर निकायों में शिक्षकों की बहाली की जाती थी। लेकिन अब जब नई नियमावली बनेगी तो उसमें इन नियोजन इकाइयों को विलोपित किया जाएगा, इन्हें समाप्त किया जाएगा, इस पे जिनका पावर था उसको समाप्त किया जाएगा और सीधे अब बिहार सरकार का इस पे नियंत्रण होगा। यानी कि अब जो 7वें चरण के अंतर्गत 2.25 लाख से अधिक शिक्षकों की जो बहाली होगी वह सीधे आयोग के माध्यम से, यानी कि आयोग के द्वारा अब उन शिक्षकों की बहाली की जाएगी। शिक्षा विभाग ने शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 का प्रारूप तैयार कर लिया है। इस नियमावली यानी कि यह जो नई नियमावली बनेगी इसमें बहाल शिक्षकों का जो कैडर होगा वह जिला स्तर का होगा, यानी कि जिला संवर्ग का वह शिक्षक कहलाएगा। सभी 38 जिलों में, यानी कि बिहार में जितने भी 38 ज़िले हैं सभी 38 ज़िलों में नियोजन इकाई होगी। इससे शिक्षकों को अनेक फ़ायदा मिलेगा। इस माह के अंत तक नई नियमावली यानी कि 2023 को कैबिनेट से स्वीकृति मिलेगी। इसके बाद बहाली की प्रक्रिया अगले 2-3 महीने में प्रारंभ कर दी जाएगी। यदि इसको हम लोग संक्षेप में इस बात को समझने का प्रयास करें तो पहले पंचायत और नगर निकाय के माध्यम से नियोजन प्रक्रिया होती थी, नियोजित किया जाता था शिक्षकों को, और वह 9,222 नियोजन इकाई के माध्यम से उन शिक्षकों का सिलेक्शन होता था। लेकिन अब आयोग के द्वारा इसका सिलेक्शन होगा और 38 ज़िलों के माध्यम से, यानी कि 38 ज़िलों में नियोजन इकाई बनाई जाएगी और उसी नियोजन इकाई के माध्यम से इन शिक्षकों की बहाली की जाएगी। इस पे नियंत्रण शिक्षा विभाग का होगा, यानी कि पहले नगर पंचायत या तो फिर पंचायत और नगर निकायों का इस पे नियंत्रण रहता था शिक्षकों पे, लेकिन अब इसका नियंत्रण शिक्षा विभाग ने, बिहार सरकार शिक्षा विभाग का डायरेक्ट उस पर नियंत्रण होगा। और इसके अंतर्गत आप समझ ही रहे हैं कि जो भी शिक्षक बहाल होंगे लगभग 2.25 लाख से अधिक शिक्षक होंगे और पीछे वाले जितने भी शिक्षक बहाल हो चुके हैं उनका भी कैडर अब बदल करके पंचायत और नगर निकाय ना हो करके अब जिला संवर्ग का, यानी कि जिला कैडर का वह शिक्षक कहलाएगा। तो उस जो पहले वाले नियमावली थी, यानी कि 2012 नियमावली के अंतर्गत जिन जिन शिक्षकों की बहाली हुई थी तो वह अब जिला संवर्ग का, यानी कि जिला कैडर का शिक्षक होगा। तो वह पुराने नियमावली को क्यों विलोपित किया गया, क्यों हटाया गया और नया नियमावली को क्यों लाने की आवश्यकता पड़ी, इस बात की चर्चा हम लोग बोर्ड पर आकर के करते हैं। तो क्यों पड़ी नई नियुक्ति नियमावली की ज़रूरत, इसको हम लोग एक एक करके पॉइंट के रूप में समझ लेते हैं। तो पहला इसका पॉइंट है, इसमें तर्क दिया गया है, लॉजिक दिया गया है शिक्षा विभाग का कि 2005 से 2015 तक बहाली में अनेक गड़बड़ियाँ हुई। आप इस बात से समझ रहे हैं, इस बात से भली भांति आप अवगत हैं कि 2005 से शिक्षकों की बहाली प्रारंभ हुई नियोजन के स्तर से, उसके बाद 2015 तक बहाली हुई और अनेक इसमें गड़बड़ियाँ देखी गई। तो उस गड़बड़ियों को सुधार करने के लिए नई नियमावली की ज़रूरत पड़ी। उसके बाद इसका दूसरा पॉइंट इस प्रकार समझ सकते हैं कि इस नियमावली से, यानी कि जो नई नियमावली 2023 में बनाई जाएगी और इस जो 7वें चरण की बहाली संपन्न होगी तो इसमें अवकाश स्वीकृति, तो पीछे वाले जो शिक्षक है उसको भी बेनिफिट्स मिलेगा, उसको भी फ़ायदा मिलेगा जो बहाल हो चुके हैं। तो अवकाश में स्वीकृति करने में ज़्यादा सुगम होगा, यानी कि छुट्टी लेने में जो अनेक प्रकार की छुट्टियां हैं, जैसे मेडिकल लीव होती है, उसके बाद मातृत्व अवकाश, अनेक प्रकार की जो छुट्टियां हैं उसमें लेने में आसानी होगी। उसके बाद वेतन भुगतान की प्रक्रिया भी सुगम हो जाएगा, वेतन वृद्धि, उसके बाद
प्रोन्नति का भी जो प्रोसेस है उसमें भी सुगमता होगी, फिर अन्य मामले का जल्द से निपटारा हो जाएगा। यानी कि डायरेक्ट इस पे बिहार सरकार शिक्षा विभाग का नियंत्रण होगा तो काम आसानी से सुगम होते चला जाएगा। इसका तीसरा पॉइंट है, पुराने नियमावली के कारण ट्रांसफ़र में दिक्कत होती थी, यानी कि स्थानांतरण में अभी तक दिक्कत हो रही है। बहुत सारे शिक्षक आस लगाए हुए हैं, यह सोच रहे हैं कि कब हम लोगों का ट्रांसफ़र होगा, हम कब अपने नज़दीकी अपना मनचाहा अपने नज़दीकी घर के इर्द गिर्द पहुंच जाएं, ट्रांसफ़र करवा लें। तो उसमें अभी भी दिक्कत है, अभी भी अड़ंगा चल रहा है। लेकिन जब नए नियमावली बन जाएगी तो इसमें ट्रांसफ़र की जो प्रक्रियाएं होगी वह सुगम हो जाएगी। चौथा है कि पुराने नियमावली में मात्र वेतन संरक्षण का प्रावधान था। वेतन संरक्षण का प्रावधान समझ ही रहे हैं कि यदि आप एक नियोजन इकाई को छोड़कर अन्य नियोजन इकाई में जाते हैं तो अन्य नियोजन इकाई में जाने के बाद वहां से पुनः वेतन प्रारंभ होने की बात कही जाती है। लेकिन जो पुराने नियमावली थी उसमें वेतन संरक्षण की, यदि आप 10 साल नौकरी करके दूसरे नियोजन इकाई में पुनः जाते हैं तो 10 साल के बाद जो आपका लास्ट वेतन है वहीं से वहाँ से फिर आपका वेतन नए नियोजन इकाई में प्रारंभ होगा। वह वेतन संरक्षण है, इसकी डिटेल चर्चा हम लोग अन्य वीडियो में करेंगे। उसके बाद नई नियमावली में सेवा निरंतरता, यानी कि पहले जो पुराने नियमावली थी, पुरानी नियमावली उसमें वेतन संरक्षण का प्रावधान था, लेकिन अब है कि नई नियमावली में सेवा निरंतरता एवं वेतन संरक्षण का स्पष्ट प्रावधान होगा, यानी उसमें क्लियरेंस ज़्यादा किया जाएगा नई नियमावली में। तो इससे शिक्षकों को जो परेशानियां हैं उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। पांचवा है, शिक्षकों पर कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग को पंचायती राज विभाग और नगर विकास विभाग से शिकायत करनी पड़ती थी, नहीं उस पर डिपेंड रहना पड़ता था शिक्षा विभाग को। किसी शिक्षकों पर यदि कार्रवाई करनी हो, किसी चीज़ का यदि उसे निर्देश देना हो तो उसे पंचायती राज विभाग, यानी कि पंचायत स्तर से जो शिक्षक बहाल हैं तो सबसे पहले पंचायती राज विभाग के जो भी जनप्रतिनिधि है उस पर डिपेंड रहना पड़ता था, और उसी प्रकार से नगर विकास विभाग के अंतर्गत जो शिक्षक बहाल हुए हैं उस पर डिपेंड रहना पड़ता था शिक्षा विभाग को। लेकिन अब ऐसी समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी, डायरेक्ट शिक्षा विभाग का, बिहार सरकार शिक्षा विभाग का डायरेक्ट उन शिक्षकों पर नियंत्रण होगा और वहीं से सारी प्रक्रियाएँ संपन्न हो जाएगी। इसका छठा पॉइंट है, केंद्रीयकृत तरीके से ऑनलाइन आवेदन लेकर बहाली होगी, यानी कि सेंट्रलाइज तरीके से ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा और जो भी अभ्यर्थी हैं उसे एक ही जगह, कहीं जहां उनका चॉइस है, जहां उनकी इच्छा है, वहीं वह ऑनलाइन अपना आवेदन करेंगे और मनचाहा जगह उसके बाद जो ऑप्शंस होगा 10 या 15 ऑप्शन जो भी होगा, आप जिस पंचायत में, जिस प्रखंड में आप नियोजन लेना चाहते हो उस चॉइस के अनुसार से सीट खाली रहने पर आप उस पर जा सकते हैं। उसके साथ साथ इसमें पारदर्शिता अधिक होगी। पहले 2005 और 2015 के बीच जो बहाली प्रक्रिया हुई तो उसमें बताई जा रही है शिक्षा विभाग के द्वारा कि अनेक जगह त्रुटियां देखी गई और इस त्रुटियों को दूर करने के लिए अब ऑनलाइन आवेदन लेकर के शिक्षा विभाग का डायरेक्ट नियंत्रण रहेगा आयोग पे, और आयोग के द्वारा जो बहाली होगी तो उसमें पारदर्शिता रहेगी, उसमें कहीं त्रुटि होने की संभावना ही नहीं रहेगी। अभ्यर्थियों को भी इसमें बेनिफिट मिलेगा, उसे श्रम और धन की जो ज़्यादा पुराने नियमावली के तहत घूम घूम करके जो 9,222 नियोजन इकाइयाँ थी वहाँ जा कर के उसको फॉर्म भरना पड़ता था, अब उससे वह दूर होगा। इस वजह से उनकी जो मानसिक परेशानी थी, श्रम की आवश्यकता थी, उसके बाद पैसे की आवश्यकता थी, वह अब दूर होगा जब ऑनलाइन आवेदन के तहत 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं कि पुरानी से नई व्यवस्था में पहले क्या थी और अब क्या हो जाएगी। तो पहले पंचायत, प्रखंड या नगर परिषद नियोजन इकाई थी। ध्यान दीजिएगा कि पहले पुरानी नियमावली के तहत पंचायत, प्रखंड, नगर परिषद नियोजन इकाई थे, यानी कि 9,222 जो नियोजन इकाई थी इसी के इर्द गिर्द थी। तो इसे विलोपित किया गया है, इसे समाप्त किया जाएगा और नए नियमावली के तहत आयोग से नियुक्ति होगी। तो आयोग में जो भी हो, बीपीएससी हो या तो अन्य आयोग का गठन किया जाएगा, उसके आधार पर उन शिक्षकों की बहाली की जाएगी। उसके बाद पहले इसमें था कि पंचायत, प्रखंड या नगर परिषद के कैडर होता था, यानी कि पंचायत, प्रखंड, नगर परिषद के अंतर्गत, इस संवर्ग के अंतर्गत वह पुराने शिक्षक थे।
अब यह बदल करके जब नई नियमावली आएगी 2023 की, तो इसमें जिला कैडर के शिक्षक होंगे और ट्रांसफ़र, प्रमोशन इत्यादि जो भी सुविधाएं हम लोग चर्चा किए थे कि अवकाश स्वीकृति, वेतन भुगतान, फिर वेतन वृद्धि, प्रोन्नति, अन्य मामले जल्द निपटारा होगा। उसके बाद ट्रांसफ़र की प्रक्रिया भी सुगम हो जाएगी, जो कि नए नियमावली में विशेष रूप से इसकी चर्चा की जाएगी। और हम लोग इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि 2.25 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली होगी। तो इसमें उच्च माध्यमिक जो कि 11 से 12 यानी कि 11वां से 12वां वर्ग के लिए होगा शिक्षक बहाली, तो इसमें 89,734 शिक्षक बहाल होंगे, यानी कि उच्च माध्यमिक में, यानी 10+2 इसको कह सकते हैं। उसके बाद माध्यमिक में यानी कि 9 से 10 के लिए जो कि मैट्रिक स्तर का होगा, यानी हाई स्कूल इसको कह सकते हैं, इसमें 44,193 शिक्षक बहाल किए जाएंगे। और प्रारंभिक विद्यालय के जो शिक्षक बनेंगे, इसमें 1 से 8 क्लास तक का शिक्षक होगा और इसमें कुल 80,257 शिक्षक बहाल किए जाएंगे। तो यह आंकड़ा था, यह रिक्ति है कि 7वें चरण के अंतर्गत इन शिक्षकों की बहाली, यानी इन अलग अलग शिक्षकों की बहाली की जाएगी। तो इस प्रकार से इन आंकड़ों को, यानी कि इस डाटा को यदि आप जोड़िएगा तो लगभग 2.25 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली 7वें चरण के अंतर्गत की जानी है। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इसी बात को जानने के लिए उपस्थित थे कि क्यों पड़ी नई नियुक्ति नियमावली की ज़रूरत, और पहले वाले यानी कि पहले नियमावली के तहत जो बहाली की जाती थी और अब नए नियमावली के तहत जो बहाली की जाएगी, दोनों में क्या विभिन्नताएं थी, दोनों में क्या अंतर थे, इसको समझने का प्रयास किया। बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।